हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई होप सब लोग बहुत खैरियत से हैं, बहुत अच्छे से हैं, बढ़िया तरह से अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आप लोग लगे हुए हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारा एजुकेशन आप लोगों तक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है। मतलब ये कि आपको यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होता कि 2 चैप्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने को मिले और उसके बाद का सिलेबस अगर आपको एक्सेस करना है तो उसके लिए फिर आपसे बोला जाए कि भाई आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा या कोई फीस लेना पड़ेगी। ऐसा नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स में सारा का सारा एजुकेशन एक्सक्लूसिवली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। चाहे किसी भी क्लास का सब्जेक्ट हो, कोई भी कंटेंट हो, किसी भी टीचर का कंटेंट हो, आप सब कुछ मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल प्लस हमारी वेबसाइट से एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारा कमिटमेंट है, हमारी प्रतिबद्धता है कि आप लोगों तक किसी भी परिस्थिति में क्वालिटी कंटेंट पहुंचाया जाए ताकि आपकी शिक्षा और दीक्षा किसी भी तरीके से ना रुके। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है आपके टर्म 2 के एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, काफ़ी करीब हैं, तो मैग्नेट ब्रेन्स ने क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के लिए टेस्ट सीरीज़ वगैरह निकाली हैं। उसी टेस्ट सीरीज़ की सीरीज़ में हम लोग हमारी क्लास 12 हिस्ट्री की जो टेस्ट सीरीज़ है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। हम हर एक चैप्टर के जो कंटेंट है उसके ऊपर जो शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो आपका केस स्टडीज़ बन सकती हैं, जो आपके मैप बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सब की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लास्ट जो हमारा सेशन रहा है उसमें हम लोगों ने क्लास 12 की हमारी हिस्ट्री, उसका जो टर्म 2 का जो सेकंड चैप्टर है कोलोनिज्म एंड कंट्री साइड, उसके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो बन सकते थे वो सारे हम लोगों ने देखकर ख़त्म किए हैं। आज का जो सेशन रहेगा इसमें लॉन्ग आंसर टाइप जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी, किस तरीके से उस इन्फॉर्मेशन को आपको प्रोजेक्ट करना है, प्रेजेंट करना है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जो है इस पर्टिकुलर सेशन में बातचीत करने वाले हैं। और इंश्योर मैं आपको इस बात के लिए कर सकता हूं कि ये सेशन देखने के बाद में टर्म 2 में इस पर्टिकुलर चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग आंसर के फॉर्मेट में आए तो ये मेरी गारंटी है आप लोगों से बनेगा। बस आप लोगों ने इतना करना है कि साथ साथ इस लेक्चर को देखते चलें। एंड अगर इसके पहले आप अटेम्प्ट कर चुके हैं जो टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं तो वेल एंड गुड है, मैच करते चलें, कितना कहाँ पे इम्प्रूवमेंट है उसका एक अलाइनमेंट, एक आप असेसमेंट करते चलें। और अगर अभी तक आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो फिर इस सेशन के बाद में एक जनरल आइडिया लेके कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर के कैसे लिखने हैं, उसके बाद में फिर आप इसके क्वेश्चन वगैरह जो हैं अटेम्प्ट करना शुरू करिए। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी और बढ़िया तरीके से जो है फिर आप अपना एग्जामिनेशन में स्कोर कर पाएंगे। तो इसी बातचीत के साथ में अपना सेशन हम लोग शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस के बारे में हम लोग अपना डिस्कशन करेंगे। चले पहला क्वेश्चन देखते हैं। After introducing the permanent settlement in Bengal, the zamindars regularly failed to pay their land revenue demand. Examine the causes and consequences of it. यानी कि जब आपने परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में इंट्रोड्यूस कर दिया है उसके बाद में आपको लगातार समझ में आ रहा है कि जमींदार जो हैं कंटिन्यूसली जो है अपना पेमेंट वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, ये बार बार जो है आपका पेमेंट करने में फेल हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये फेल क्यों हो रहे थे। तो पहला काम जो हमको करना है वो ये इसके कॉजेज वगैरह देखने हैं कि क्यों ये बार बार फेल हो रहे थे, और उसके बाद में फिर इसके जो कंसीक्वेंसेस निकल कर आए हैं वो क्या थे, हम लोग उसके बारे में बातचीत करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, ये सवाल आपसे शॉर्ट में भी पूछा गया है और ये सवाल आपसे लॉन्ग में भी पूछा गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है जिस तरह से आप इस क्वेश्चन का जवाब शॉर्ट आंसर्स में देंगे उस तरीके से आप इसका जवाब लॉन्ग आंसर फॉर्मेट में नहीं दे सकते, या जिस तरह से इसका जवाब लॉन्ग आंसर फॉर्मेट में लिखा जाएगा उस तरह से इस क्वेश्चन को शॉर्ट्स में या शॉर्ट आंसर का फॉर्मेट जो है उसमें आंसर नहीं किया जा सकता। ध्यान से पढ़ें तो इतना तो समझ में आ गया कि परमानेंट सेटलमेंट फेल हो गया था, कोई जमींदार जो थे उनकी लंका लग गई थी और उसके बाद में उनके साथ में क्या क्या परिस्थितियां आई थी उसके बारे में हम लोगों को बेसिकली एक्सप्लेन करना है। मगर 2 बातें ध्यान रखनी है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरी बात यह कि इसने लास्ट में क्या बोला है, एग्जामिन द कॉजेस। कॉजेस अपने को एग्जामिन करने हैं और उसके बाद में कंसीक्वेंसेस, यानी कि एक तो ये फेल क्यों हो रहे थे, एक तो ये बताना है, दूसरा ये कि उसका फिर नतीजा क्या निकल कर आया हमको ये बताना है। मैं आपको पहले समझा देता हूं कि हुआ क्या था। वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि आपने वीडियो लेक्चर्स वगैरह मैंने देख रखे हैं तो आपको पता ही है कि पूरी क्या स्थिति थी, बट मैं समझा देता हूं कि नॉलेज जो हमको यहां पर यूज करना है वो क्या है। अंग्रेजों ने बंगाल के जमींदारों के साथ में बातचीत करी, बोला कि भाई ये परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था है, इस तरीके से आप भी कमाओगे, हम भी कमाएंगे, किसान भी जो है खुश रहेगा। वो जो हेरा फेरी का सीन है कि पैसा ही पैसा होगा वो वाली बात, तो जिस तरीके से आपका हेरा फेरी में अक्षय कुमार, बाबू राव और जो श्याम है
यानी कि आपके परेश रावल और सुनील शेट्टी साहब को समझा लेता है कि ये काम करते हैं, इसमें खूब पैसा रहेगा और इससे फिर मज़ा आ जाएगा अपने को, ये दिस एंड दैट। उसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ज़मींदारों को समझा लेती है कि परमानेंट सेटलमेंट जो है इस व्यवस्था में आ जाओ, पैसा ही पैसा होगा, पाँचों उंगलियाँ घी में होंगी, वो वाली बात। और ज़मींदार मान जाते हैं। उसके बाद में फिर ज़मींदार पैसे वगैरह पे नहीं कर पाते, उसकी फिर अपनी वजूहत हैं कि आपका जो रेवेन्यू की डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी, जोतेदार परेशानियाँ क्रिएट कर रहे थे, ज़मींदारों की पावर्स पे अंग्रेज़ों ने भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। इसके अलावा लगातार जो है आपके फेमाइंस भी आ रहे थे, क्रॉप भी फेल हो रहा था और इन सारी चीज़ों के अलावा ये भी एक बात थी कि आपका ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तो इसमें अंग्रेज़ों ने किसी भी तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई। उन्होंने मतलब ये नहीं किया कि थोड़ा सा आप मतलब गिव एंड टेक करते तो चीज़ों को बाद में ठीक किया जा सकता था इस तरीके से। तो कोई भी जो है आपने काम वगैरह इस तरीके से नहीं किया, नतीजा ये निकला कि ज़मींदार जो है ये रेवेन्यू ना कलेक्ट कर पाए, ना आपको पे कर पाए, पूरी की पूरी व्यवस्था जो है कोलैप्स कर गई। नतीजे में आपने क्या किया, आपने उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को लेकर ऑक्शन करना शुरू कर दिया। अब उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आपको 6 नंबर का ये सवाल जो है बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर किस तरीके से लिखा गया है और उसमें हम लोग क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, वो सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले मैं बता देता हूँ कि एक मॉडल फॉर्मेट जो होता है जिसमें आप इस आंसर को लिख सकते हैं वो क्या हो सकता है। चलें देखते हैं। तो सबसे पहले इन लोगों ने हमसे पूछा है कि कॉजेस क्या थे। तो पहले आप लिखोगे कि भाई ये जो परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था लाई गई थी ये आपका कोलैप्स कर गई और ज़मींदार कभी भी पेमेंट नहीं कर पाए, इसके कॉजेज़ ये हैं। उसमें फिर आप कॉजेज़ में लिखना शुरू करोगे। सबसे पहले कि लैंड रेवेन्यू की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी और इतनी डिमांड रखनी नहीं चाहिए थी, अनरीजनेबल थी। दूसरा पॉइंट फिर आप लिखोगे मगर अंग्रेज़ ये समझ रहे थे कि बाद में जब रेवेन्यू वगैरह तो फिक्स रहेगा, बाद में जब कमाई बढ़ेगी आपका लैंड से तब लोग कमाएंगे ज़मींदार और किसान, और धीरे धीरे इनका बर्डन कम हो जाएगा। वो हुआ नहीं। तीसरा आप ये लिख सकते हैं कि जिस वक्त ये कॉस्ट वगैरह हाई आपने कर रखी थी उस वक्त फेमाइंस आ गया, उस वक्त क्रॉप्स की कीमतें गिर गई, एग्रीकल्चर की पूरी जो आपकी इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर गई। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि आपका जमींदार की पावर्स और अथॉरिटीज पर आपने ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो लगाम लगा दी, तो वो भी जो है ज्यादा सख्ती कर नहीं पाया। पांचवा पॉइंट जो इसमें लिखा जा सकता है, जोतेदार जो है उन्होंने काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट करी। और छठी बात जो निकल कर आती है, प्रेस्टीज और अथॉरिटी जो है जमींदार की यहां से कम होती चली गई। अब इसके ये 6 पॉइंट अगर आपने यहाँ पे लिख दिए, इन पर एक सरसरी निगाह भी अगर आपका एग्जामिनर मारेगा उसको समझ में आ जाएगा कि बंदे ने पढ़ाई करी है, इसको नॉलेज है परमानेंट सेटलमेंट और इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं इसके बारे में। अब इसके आगे फिर आप जाते हैं, आप इसके कंसिक्वेंसेस में लिखेंगे। इसके कंसिक्वेंसेस में सबसे पहला जो कंसिक्वेंस आप लिखेंगे कि भाई ऑक्शन होना शुरू हो गया, जो जमींदार है उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह का ऑक्शन होना शुरू हो गया। दूसरी चीज जो निकल कर आई वो ये था कि आपकी जो रूरल इकोनॉमी है, रूरल इकोनॉमी की कलाई खुल गई, रूरल इकोनॉमी जो है काफी ज्यादा टूट गई। जमींदारों का जो है प्रभाव वगैरह कम हो गया, क्योंकि वो एक फादर फिगर हुआ करते थे, काफी हद तक वो सपोर्ट भी करते थे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को, वो खत्म हो गया। इसके बाद में जोतेदार जो है उन्होंने अपना एक अलग जो है एक अल्टरनेट पावर सिस्टम बनाया, तो किसान उसके और जोतेदार और जमींदार की जो पावर टसल हुआ इसके बीच में भी पिस गए। इसके अलावा कलेक्टर जो है एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ अथॉरिटी के तौर पर निकल कर आया, एंड धीरे धीरे आपकी सोसाइटी जो है इसका ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। और सोसाइटी धीरे धीरे हम लोग कह सकते हैं कि जो निज़ाम हमारे यहाँ मुगलों के टाइम पीरियड से या उसके पहले से चला आ रहा था, उस निज़ाम को ट्रांसफॉर्म कर अब हमको यहाँ पर वो निज़ाम देखने को मिलता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन या वो सोसाइटी की व्यवस्था देखने को मिलने लगती है जो अंग्रेजों ने बनाकर खड़ी की थी। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो 5-6 पॉइंट यहाँ हो गए, 12-13 पॉइंट आपने लिख दिए। वेल एंड गुड है, एग्जामिनर देखकर खुश हो जाएगा, उसको मजा आ जाएगा और आपको बढ़िया नंबर जो है देगा। बस वही सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है, उसी सारी इंफॉर्मेशन को किस तरह से प्रेजेंट करना है वो मैंने आपको बताया और एक एग्जांपल देके कि इसको आप कैसे लिख सकते हैं। तो वही सारी बातें लिखी हैं कि पहले आपने प्राइस वगैरह काफ़ी ज़्यादा हाई फिक्स कर रखी थी, इतनी प्राइस का कोई सेंस नहीं बनता था, आपका कुछ और ख्याल था कि धीरे धीरे इनकम बढ़ेगी, मगर वो सब हुआ नहीं। उसके बाद में 1790s में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की कॉस्ट वगैरह गिर गई। तीसरा आपका क्रॉप्स वगैरह फेल हुए या कुछ हुए, इंस्पाइट ऑफ ऑल दैट आपने जो है बड़ा उस तरीके का नियम कायदे बना दिए कि नहीं आपको तो पे करना ही पड़ेगा चाहे आपके साथ में कुछ भी हो रहा हो। सनसेट लॉ जैसा एक लॉ आपने इंट्रोड्यूस कर दिया जिसमें यह था कि आज की शाम को सूरज ढलने तक अगर आप लेकर नहीं आए तो उसके बाद अगर आ भी जाओगे तो भी हम लेंगे नहीं, फिर हम लोग जो है आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, इस तरीके की व्यवस्था। और धीरे धीरे आपने कलेक्टर वगैरह की मदद से इनकी पावर्स वगैरह जो है जमींदार की वो भी कम कर दी। इसी को फिर आप जो है इसके बाद फिर आप कंसिक्वेंसेज में आएंगे, तो जमींदार
जमींदार की ट्रूप्स वगैरह आपने डिसबैंड कर दी, कचहरीज की उसकी पावर कम कर दी, कलेक्टर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ अथॉरिटी के तौर पर आ गया, उसकी एस्टेट्स नीलाम करना शुरू कर दी, जोतेदार खड़ा हो गया, और सारी बातें इस तरह से आप लिखकर जो है आंसर अपना बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इससे होगा ये, आपने ये आंसर इतना अच्छे तरीके से लिखकर प्रेजेंट कर दिया है सामने वाले के पास में कि अब कोई ऑप्शन नहीं बचता उसके पास में आपको 5 या 5 से ज्यादा नंबर देने के अलावा। अगर आप इसी चीज को पैराग्राफ में लिखते तो वो 4, 4.5, 3 नंबर, 2 नंबर पे भी लाकर आपको ठोक सकता था, मगर आपने क्योंकि इस तरीके से प्रेजेंट किया है, उसने 2 ही बातें पूछी थी। पहली बात उसने पूछी थी आपके कॉजेज, और दूसरा उसने पूछा था कॉन्सिक्वेंसेज। आपने कॉजेज लिखकर भी उसके पॉइंट बकायदा अच्छे से एक्सप्लेन किया, और उसके बाद में कॉन्सिक्वेंसेज लिखकर भी अगर आपने आपके पॉइंट्स अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, प्रेजेंटेबल रखा है। अब जैसे कई जगहों पर ये चीजें आ रही हैं कि ये सनसेट लॉ की बात आ गई, तो सनसेट लॉ जो है इसको अंडरलाइन कर दीजिए। इसी तरीके से अगर आपका कहीं पर जिक्र आ जाता है कि जैसे यहां पर जिक्र आ जाता है आपका कि आपने जमींदार के जो कचहरीज थी उनको भी आपने डिसबैंड करा दिया, तो कचहरीज वर्ड जो है आप इसको अंडरलाइन कर दीजिए। इस पर ध्यान जाएगा तो समझ जाएगा कि सामने वाले को अंडरस्टैंडिंग है, इसने पढ़ रखा है, इसके पास में कंसेप्ट है, नॉलेज है। इस तरीके से होगा ये, आपके मार्क्स वगैरह जो है बढ़ जाएंगे, ज्यादा अच्छे से जो आप स्कोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अमला वर्ड जो है वो आता है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। लोकल पुलिस जो वर्ड है उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। लोकल जस्टिस वर्ड जो है उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी जो आपकी लाइन है इसको हाईलाइट कर सकते हैं। कस्टम ड्यूटीज अबॉलिश कर दी थी आपने, उसकी ट्रूप्स डिसबैंड कर दी थी, इन सारी चीजों को आप हाईलाइट कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा पॉइंट ही इंपॉर्टेंट या रेलेवेंट है, इसको हाईलाइट कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका आंसर ज्यादा प्रेजेंटेबल, ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा और ज्यादा नंबर आपको फेच कर देगा। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ 5th रिपोर्ट व्हिच वाज सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1813। अब हमको जो 5th रिपोर्ट है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई आप करिए एक काम कि 5th रिपोर्ट के जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जो उसमें मेजर बातें की गई हैं, आप वो चीज हमें एक्सप्लेन करिए। और 5th रिपोर्ट 1813 में जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखी गई थी, तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं कि 5th रिपोर्ट जो है एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया, जिसकी मदद से हम लोग कॉलोनियल टाइम पीरियड जो है और उस खास तौर पे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शुरुआती टाइम का जो शुरुआती साल है या शुरुआती साल वगैरह रहे हैं, उसके बारे में हम लोग ज्यादा रेलेवेंट या ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इस तरह से आप लोग लिखना शुरू कर सकते हैं। फिर आप इसमें लिखेंगे कि भाई 5th रिपोर्ट जो है इसको बनाया किससे गया था। तो 5th रिपोर्ट में 5th रिपोर्ट जो है इसमें 2-3 चीजें डाली गई थी। पहले तो अलग अलग आपके जो रेवेन्यू ऑफिसर्स थे अलग अलग जिलों के, उनकी, और जो अलग अलग जिले के कलेक्टर्स थे उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया था। अब अलग अलग जगह के जो आपके जमींदार थे और जो किसान थे उनकी जो पिटिशंस वगैरह थी, उनकी जो शिकायतें थी, ग्रीवियंसेस वगैरह थे या फिर जो भी चीजें थी, उनको सम्मिलित किया गया था। मद्रास और आपका जो बंगाल प्रेसिडेंसीज वगैरह हैं, यहाँ के जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह जो है और ऑफिशियल्स ने अगर और भी फर्दर कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखे गए तो उन सबकी मदद से जो है इस रिपोर्ट को आपका बनाकर तैयार किया गया था। पहली बात। दूसरी बात यह कि इस रिपोर्ट ने फिर अल्टीमेटली जो है इस रिपोर्ट को आखिर लाया क्यों गया, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने काफी सारे आपके सीरीज ऑफ लॉज वगैरह पास किए थे, जिसके तहत में ईस्ट इंडिया कंपनी की अकाउंटेबिलिटी तय करवानी थी। उसी में फिर आप रिपोर्ट्स वगैरह लिखने थे, उसी में जो है 5th रिपोर्ट आपकी जो सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स लिखी गई हैं उसमें 5th नंबर पर आती है। अच्छा जी, अब इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में था क्या ऐसा, ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो है इसने आपको ये बताया कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स 3-4 चीजें कर रहे हैं। रैम्पेंट करप्शन हो रहा है, अपना प्राइवेट ट्रेड में जो है जमकर पैसे कमा रहे हैं, इसके अलावा खूब मजे की जिंदगी जो है ये लोग काट रहे हैं। जिस तरीके से इंग्लैंड के राजा शायद इंग्लैंड में ना रह रहे हैं, उससे ज्यादा मजे में ये नवाबों की तरह जो है आपका बंगाल में, मद्रास में, प्रेसिडेंसीज में आपके जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स हैं, नवाबों वाली जिंदगी जो है जी रहे हैं। इसके अलावा ये लोग काफी ज्यादा बड़े लेवल पर जो है इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं जिसको आप प्रोसिक्यूशन की कैटेगरी में गिन सकते हैं। बड़े लेवल पर जमींदारों की जो है प्रॉपर्टियां कन्फिस्केट हो रही हैं, रायोट्स वगैरह जो हैं आपके किसान, उनके साथ में नाटक हो रहा है, और ये सारी चीजें कर करके इन लोगों ने चीजें खराब कर दी हैं, और इसका जो असर है कंपनी के ऊपर पड़ रहा है। कंपनी जो है बेसिकली इंग्लैंड के भले के लिए काम नहीं कर रही है, कुछ पर्टिकुलर लोगों के भले के लिए काम कर रही है। इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ये जो फिर आप लिख सकते हैं ये जो एविडेंसेस वगैरह हैं ये अपने आप में बहुत इनवैल्यूएबल हैं, और लगभग 150 साल तक जो है 5th रिपोर्ट एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रही है, जो अंग्रेजों के एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मैल एडमिनिस्ट्रेशन और करप्शन और बाकी जिस तरीके से वो अपना सारा प्रोसेस वगैरह चला रहे थे, सारा काम कर रहे थे, उसको एक्सप्लेन करती है। हालांकि इसके बाद आप आगे लिखेंगे कि केयरफुल एग्जामिनेशन जब आप करोगे इसमें तो एक बात समझ में आती है कि कई जगहों पर चीजों को एक्सैगरेट किया गया है, कई जगहों पर चीजों को बढ़ा चढ़ाकर जो है लिखा गया है, कई जगहों पर इसको बहुत ज्यादा आपने कह सकते हैं कि जितना हुआ नहीं उससे काफी ज्यादा दिखाया है। क्योंकि हम लोगों को पता था कि जमींदारों को अगर निकाला भी जा रहा था ऑक्शंस वगैरह कर करके, तो जमींदार ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे थे, उसके कारण उनको उनकी
प्रॉपर्टी से एक्चुअल में डिस्प्लेस नहीं किया जा रहा था, कभी अपने नौकरों को भेज के खुद खरीद लेते थे, या कई बार जानबूझकर जो है पैसे नहीं देते थे और बिकवाते थे, और उसके बाद में फिर वो प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं लेने देते थे किसी को, उसके बाद में मजबूर होकर अंग्रेजों को उन्हीं को कम दामों पे जो है अपनी प्रॉपर्टी बेचना पड़ रही थी। इस तरीके की चीजें भी हो रही थी। तो यहां से लिख सकते हैं कि एक क्रिटिसिज्म जो बनता है फिफ्थ रिपोर्ट का वो ये है कि आप पूरी तरह से जो है एकदम आप दोष मुक्त नहीं हो, आप में काफी ज्यादा एक्सैगरेशंस हैं, और इन एक्सैगरेशंस के कारण इसको पढ़ते वक्त हमको रीडिंग बिटवीन द लाइंस जो है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। आप कुछ भी बोल रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, वो चीज यहां पर नहीं की जा सकती। वजह यह है कि एक तो ये कि यहां पे एक्सैगरेशन काफी ज्यादा मिल रहा है, और इस एक्सैगरेशन की अगर आप पीछे जाते हो तो यहां पे समझ में आता है कि जो इंग्लैंड में बैठे हुए दूसरे व्यापारी वगैरह थे जो चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो जमकर ट्रेड कर रही है और खूब पैसा कमा रही है, उस ट्रेड में से कुछ हिस्सा इनको भी मिले और उस ट्रेड में से ये भी पार्टिसिपेट करें और ये भी पैसा वगैरह कमाए, तो ये लोग भी काफी ज्यादा पुश कर रहे थे। तो जो आपके फिफ्थ रिपोर्ट को लिखने वाले राइटर्स वगैरह थे, काफी लॉबिंग वगैरह कर उनको भी जो है इन्फ्लुएंस वगैरह किया गया था। इस तरीके से जो है आप फिफ्थ रिपोर्ट के बारे में अपनी जो भी आपका एस्पेक्ट्स वगैरह है इनको लिखकर खत्म कर सकते हैं। अब ये सारा यहां पे डिटेल में लिखा हुआ है, मगर लिखने के पहले अपने को क्या करना है, अपने पास जो इंफॉर्मेशन है फिफ्थ रिपोर्ट के बारे में उसको अपने को दिमाग में बैठाना है, एक ब्लूप्रिंट बनाना है। लिखने के पहले एक आध मिनट अपने दिमाग में सोच लेना है कि इस तरीके से अपन लिखेंगे, और फिर शुरू करना है। फिफ्थ रिपोर्ट अच्छी है, ये है वो है, इसके वेरियस एस्पेक्ट्स वगैरह के बारे में। सबसे पहले फिफ्थ रिपोर्ट लिखी किसने, ठीक है, पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं। फिर वाई, लिखी क्यों, उसके बाद इसके कंटेंट की बात आ जाती है कि इसमें था क्या, चौथा इस कंटेंट का फिर कंसीक्वेंस क्या हुआ, उसके बाद में इसकी लिमिटेशंस आ जाती हैं कि भैया इसमें क्या नहीं था या इसमें क्या कमी, और उसके बाद फाइनली कंक्लूजन आ जाएगा कि हाँ ये रिपोर्ट अच्छी है, ये है वो है, मगर इन बातों का अपने को ध्यान रखना है। इस तरीके से अपने दिमाग में एक माइंड मैप बनाकर आप खेलोगे तो 6 नंबर में आप इस सवाल का एक अच्छे से जवाब जो है ढंग से दे सकते हो, और ज्यादा अच्छे मार्क्स वगैरह जो है इसमें फिर आपको मिल सकते हैं, ज्यादा अच्छे मार्क्स जो है आप इसमें फैच कर सकते हो। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है, इन वॉट वेज वॉज द लाइवलीहुड ऑफ पहाड़ियाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ दी संथल्स। अब पहाड़ियों की जो जिंदगी थी वो संथल से किस तरह से अलग थी वो आपको समझाना है। तो सबसे पहले आप पहाड़ियों की या तो लाइफ लिख दीजिए और उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, और उसके बाद में संथल्स की लाइफ लिख दीजिए। नहीं तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप ये लिखें कि ये जो है मेजर डिफरेंसेस आपको पहाड़िया और संथल्स के बीच में देखने के लिए मिले, और आप सबसे पहले जो है पहाड़ियाज एक तरफ लिखें और दूसरी तरफ में जो है आप यहां पे संथल्स लिख दें, और उसके बाद में फिर इनकी लाइफस्टाइल में क्या क्या फर्क था वो आप समझा सकते हैं। जैसे पहाड़िया जो थे वो आपका हो से जो है कल्टीवेशन करते थे, और ये जो थे वो प्लो से आपका कल्टीवेशन करते थे। दूसरा ये कि ये आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन में करते थे, ये आपका सेटल कल्टीवेशन करने लगे थे। इनकी अंग्रेजों से बिल्कुल नहीं बनती थी, ये अंग्रेजों से इनकी अंग्रेजों से खूब बनती थी। ये पहाड़ काटने को तैयार नहीं, ये जंगल काटने को तैयार नहीं थे, ये जंगल मजे में काट रहे थे। इसके बाद में इनके कन्फ्लिक्ट हुए तो ये आपके अंदर के इलाकों में चले गए, ये आपके लोअर हिल्स वगैरह में आके बैठ गए। इस तरीके से जो है आप चीजों को समझा सकते हैं। और लास्ट में एक पॉइंट कॉमन लिख सकते हैं कि दोनों का वही हशल हुआ, अंग्रेजों ने दोनों को जो है ब्रूटली कुचल के रख दिया। पहले पहाड़ियों को जो है वो मार पड़ी, उसके बाद में फिर संथल्स ने जब रिवोल्ट किया तो उनको मार पड़ी, मगर अल्टीमेटली अंग्रेजों ने छोड़ा किसी को नहीं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जो और पॉइंट आते हैं कि पहाड़िया जो थे वो जंगल से सिर्फ उतना ही लेते थे जितनी की इनको जरूरत होती थी, वो उसमें उसको अपनी नीड के हिसाब से इस्तेमाल करते थे, ग्रीड के हिसाब से नहीं। मेजर चीजें जो निकालते थे, महुआ लेते थे खाने के लिए, सिल्क के कुकून्स लिया करते थे कि इनको बेच के थोड़ा पैसा मिल जाता था, आपका लकड़ी वगैरह लेते थे चारकोल वगैरह बनाने के लिए, और रेजिन्स वगैरह खाने के लिए या बेचने के लिए, इस तरीके से। इसके अलावा जो सेटल्ड आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन करा करते थे, और जो आपका नीचे झाड़ जंगल उग रहे थे उसको की मदद से अपने कैटल्स वगैरह को खिलाया करते थे। पहाड़ियों की जिंदगी बड़ी सिंपल थी, बड़ी नॉर्मल थी, और वो मस्त आपका नेचर के साथ कोएग्जिस्टेंस में रह रहे थे। इसी तरीके से आप ये भी क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है, आपको और फर्दर पॉइंट लिखने हैं, तो ये बता सकते हो कि जब बुरा वक्त आता था, जब कोई ड्रॉट आ गया या अकाल वगैरह पड़ गया, तब आपका जो सेटल्ड कल्टीवेशन के इलाके हैं वहां पर ये काफी ज्यादा आपका रेड किया करते थे और वहां से कमाते थे। तो रेड्स को रोकने के लिए जमींदार फिर इनको ट्रिब्यूट देते थे, और कुछ अगर इनको अपने इलाकों से निकलने देना था किसी ट्रेड वगैरह करने वाले को, तो उसको भी कुछ अमाउंट में आपको थोड़ा बहुत जो है टैक्स देना पड़ता था, और वो टैक्स देने के बाद में फिर पहाड़ियां उनको जाने भी देते थे और प्रोटेक्ट भी करते थे। इस तरीके से जो है आप
पहाड़ियों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर आप संथल्स की बात करेंगे तो संथलों को जंगल काटने में कोई इश्यूज नहीं है, वो यहाँ पर आपका चावल और कॉटन उगाने लगे थे, वो आपका यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं करते थे। इसके बाद में कमर्शियल क्रॉप्स वगैरह की तरफ गए, अंग्रेजों से हाथ मिला लिया, ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स के साथ में डील करते थे आपके, इनके कारण जो है आपका जमींदार वगैरह भी जो है इस इलाकों में अपनी अथॉरिटी असर्ट करने लगे। आपके मनी लेंडर्स ने काफी सारों को फिर बाद में आपका, जिनको ये लोग दीकूज बोला करते थे मनी लेंडर्स को, उन्होंने आपका इनको काफी ज्यादा पैसा दिया, कर्जे वगैरह के जाल में फंसाया और उनकी जमीनों को भी हड़पा। अंग्रेजों ने इनकी मदद से अपनी पॉलिसीज वगैरह को लगाया। बुकानन वगैरह ने जो है आपका पूरा सर्वे वगैरह करके यही बोला कि अब इनकी जरूरत नहीं है। इनको दामिने कोह का जो इलाका दिया था उसमें इन्होंने काफी अच्छा काम किया और काफी बड़े लेवल पर राजमहल हिल्स में सेटल कल्टीवेशन जो है लाने के लिए इनका कंट्रीब्यूशन रहा। इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन समझा सकते हैं। सामने वाला पॉइंट्स में पढ़कर सरसरी निगाह में समझ जाएगा कि बहुत अच्छे तरीके से इसको लिखा गया है, सामने वाले को नॉलेज है संथल्स और पहाड़ियों के बारे में, उसने पढ़ा है और इस तरीके से इसका जवाब देना आसान हो जाएगा। मैं यहां पर एक सलाह दूंगा आप लोगों को कि इस क्वेश्चन में जो मैंने पहला तरीका बताया था, अगर आप लोगों ने संथल और पहाड़ियों के बारे में अच्छे से पढ़ा है तभी जो है आप एक काम करिए कि संथल और पहाड़ियों के बारे में इस तरह से ब्लॉक बना के पॉइंट्स लिखिए। अगर आपको इन दोनों में से किसी एक के बारे में भी ढंग से नहीं पता और पॉइंट्स फिर अगर पूरे नहीं बने, एक तरफ आपने 10 पॉइंट लिख दिए और एक तरफ अगर आपने 4 पॉइंट लिख दिए, तब ये तरीका भी जो है डिसएडवांटेजियस हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में फिर आप वही करिए जो हम लोगों ने यहां पर किया है कि आप पहले संथल्स के बारे में लिख दीजिए, उसके बाद में फिर जो है आप पहाड़ियों के बारे में बताइए, तो वो ज्यादा बेटर है। मगर अगर आप ये करते हैं कि आप संथल्स के बारे में पहले लिख रहे हैं और पहाड़ियों के बारे में साइड वाले ब्लॉक में लिख रहे हैं, संथल्स के बारे में आपने बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे दिया, पहाड़ियों के बारे में कुछ है ही नहीं, तब दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ये चीज अपने को नहीं करनी है, इस चीज से अपने को जहां तक हो सके बचना है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। इस सेशन में हम लोगों ने ये देखा है कि जो हमारा टर्म 2 का सिलेबस है, उसका जो सेकंड चैप्टर है कोलोनिज्म एंड कंट्री साइड, उसमें से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस किस तरीके के बन सकते हैं और उनको फिर हम लोगों को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। मोर और लेस यहाँ से 2 ही सवाल या 3 ही सवाल बनते हैं। एक आपका 5th रिपोर्ट वगैरह के ऊपर बनता है, दूसरा संथल पहाड़ियों के ऊपर बनता है और तीसरा आपका जमींदार वगैरह के ऊपर बनता है। शॉर्ट आंसर्स में भी हम लोगों ने बात करी थी, अगर उस तरीके का आता है आपको लॉन्ग में तो कैसे एलाबरेट करना है, और यहाँ पे कुछ लॉन्ग आंसर्स के हमने एग्जाम्पल्स वगैरह भी देखे हैं। इससे हमको ये समझ में आएगा या फिर ये आया है कि हमें किस तरीके से लॉन्ग आंसर्स वगैरह लिखना है। इससे ज़्यादा गुंजाइश इस पर्टिकुलर चैप्टर से लॉन्ग आंसर्स वगैरह में नहीं बनती है। तो जितने तरीके के लॉन्ग आंसर्स के क्वेश्चंस बन सकते थे, जो फॉर्मेट हो सकते थे, जिस तरीके से उनको लिखना था, वो सारी बातें हम लोगों ने कर खत्म इसमें करी हैं। जो इसके बाद वाला हमारा सेशन रहने वाला है, उस सेशन में हम लोग इस चैप्टर में से केस बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, किस तरह से बन सकते हैं, उसकी बात करेंगे। यहाँ से केस बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं, क्योंकि जनरली आपने नोटिस किया होगा केस बेस्ड क्वेश्चंस में जो है आपकी एनसीईआरटीज में जो अलग से ब्लॉक्स वगैरह दिए रहते हैं, उन ब्लॉक्स वगैरह को उठा के पूरा डाल दिया जाता है और उसमें से फिर सवाल बनाए जाते हैं। और इस चैप्टर में इस तरीके के ब्लॉक्स वगैरह काफ़ी सारे थे, तो केस बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से हैं। तो हम लोग उन क्वेश्चंस को अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह बन सकते हैं। बट आज का सेशन जो है हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। समाप्त करने के पहले मैं फिर आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि आप लोग भाई प्रैक्टिस वगैरह जो है उसको इत्मीनान से और ईमानदारी से करिए। आप जो बच्चे प्रैक्टिस कर बैठे थे इस सेशन को करने के लिए, आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं जिन पे और काम करना चाहिए या फिर जहाँ पर और इम्प्रूवमेंट करना है। कोई और अगर आप लोगों के मन में डाउट आया तो आप लोग कमेंट्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं अपने, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। वो बच्चे जिन्होंने अभी तक अगर प्रैक्टिस नहीं करी है, मेरी उनसे इल्तजा रहेगी कि भाई आप लोग, अब समझ में भी आ गया है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस किस तरह से लिखने हैं, तो आप प्लीज़ जाके प्रैक्टिस करें, जितना हो सके इसमें उतना ज़्यादा एफर्ट डालें, तो उतना ज़्यादा बेटर तरीके से जो है आप अपना टर्म 2 में फिर एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ज़्यादा बेटर तरीके से आंसर लिख पाएंगे। कई बार मैं ये बात बोल चुका हूँ, फिर रिपीट कर देता हूँ, मैथ्स में और ह्यूमैनिटीज़ में एक बेसिक फ़र्क है। ह्यूमैनिटीज़ में कभी भी पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं। हमें एग्जामिनर से एक सर्टेन पॉइंट तक तो वो हमें कुछ भी लिख देंगे, वो नंबर दे देगा। अगर हम ठीक ठाक लिख रहे हैं, राम की जगह श्याम नहीं लिख रहे हैं, ABC की जगह XYZ नहीं लिख रहे हैं, तो हमें मार्क्स तो मिल जाएंगे, वो कोई बात नहीं है। मगर वो एक अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो फिर वो 2 या 3 नंबर, 2 नंबर देगा, इससे ज़्यादा देगा नहीं। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 5.5 नंबर या 5.75 तक अगर हमको चाहिए आउट ऑफ 6, तो हमको बहुत एफर्ट मानना पड़ेंगे। ना सिर्फ आपका नॉलेज ही हमारे पास होना ज़रूरी नहीं है, हमें ज़रूरी ये भी है कि हमें उसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है। अब प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो कैसे समझ में आएगा, वो तभी समझ में आ सकता है जब आप जमकर लिखें, खूब लिख के प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आप निखरते चले जाएंगे। वो जो कहावत है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। मतलब अभ्यास करते करते अगर कोई व्यक्ति जड़मती भी है तो वो भी जो है सुजान हो जाता है, यानी कि वो भी काफ़ी लर्नड मैन बन जाता है। अगर वो सिंपल व्यक्ति भी है, नहीं पता उसे कुछ, तो भी वो एक लर्नड मैन बन जाता है। और अगर आप रस्सी घिसते रहो पत्थर के ऊपर तो उस पर भी निशान पड़ जाता है। तो जब
पत्थर पे रस्सी घिसने से निशान पड़ जाते हैं, तो आप लोग तो मनुष्य हैं, इंसान हैं, मेहनत करेंगे, बेटर तरीके से आप अपने आंसर्स लिख पाएंगे, ज़्यादा अच्छा आप जो है स्कोर कर पाएंगे। तो इसी नोट पर मैं ये सेशन यहीं पे ख़त्म करूँगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर केस बेस्ड क्वेश्चंस किस तरीके के बन सकते हैं वो सब हम लोग इसमें देखेंगे। सो ऑन दिस नोट आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। जय हिंद।